हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो अगस्त 2026 में आपकी अभी मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उस पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। क्योंकि देखो, बैंकिंग एग्जाम है आपके, मेंस आने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो बहुत ज़रूरी हो जाती है जो भी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी तब आपकी आई होती है। चलिए, सबसे पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है ना, उसको जो भी आपके गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जो अभी संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने लीड किया। एंड कमिटी ने अपना जो सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, जो भी आपके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, और बेसिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है रेपो रेट, तो सब पर अपना न्यूट्रल स्टांस अभी रखा है। उन्होंने स्टांस कुछ भी अपना चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा है हम न्यूट्रल है, विल वेट एंड सी कि आपका इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है और आपकी कंट्री लेवल पर कैसे इन्फ्लेशन चेंज होती है। तो उन्होंने कहा हम न्यूट्रल स्टांस रखेंगे, और जो आपके सारे की रेट्स हैं उनको भी अनचेंज रखा है, यानी जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स थे वही अब आगे सेम रहेंगे। चलिए, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रेट। सबसे पहले आपका रेपो रेट। सो रेपो रेट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा रेट होता है। सो ये वो रेट है जिस पे जो आरबीआई है ना, कमर्शियल बैंक जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, कोई भी बैंक होता है ना, ये लोग ना क्या होते हैं, मानो इनके पास फंड्स कम है, ये आरबीआई के पास जाके कह सकते हैं हमें फंड्स दे दो, ठीक है। सो वो क्या, जो आरबीआई इनको लेंड करता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, उस रेट को कि जो बैंक्स को पे करना पड़ेगा आरबीआई को। एंड ये जो है ये आपका अनचेंज रखा गया है 5.25%। एंड इसी के साथ जो रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें उल्टा हो जाता है कि आरबीआई जो है वो अब कमर्शियल बैंक्स को पे करेगा कि आप अपना एक्स्ट्रा फंड हमारे पास पे रखो, ठीक है। तो बैंक से बस एक्स्ट्रा मनी होगी, वो अगर आरबीआई के पास रखेगा सो आरबीआई उन्हें पे करेगा। और ये भी आपका 3.35% पे रखा है उन्होंने। और एक बात ना ये भी याद रखना कि कौन सा रेट है जिसमें कोलेटरल रखना होता है। कुछ होते हैं जिसपे आप बैंक्स पैसे ले सकते हैं, उनको कोलेटरल नहीं रखना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी ना आपको पता होना चाहिए। तो जो रेपो रेट है उसमें क्या होता है, बैंक्स को जब भी आरबीआई से पैसे लेने हैं ना, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज कोलेटरल रखनी होती हैं, ठीक है। सो ये रेट्स भी अच्छे से याद कर लेना। 5.25 आपका रेपो रेट है, 3.35 आपका रिवर्स रेपो रेट है। चलिए, नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। तो ये क्या है, ये भी एक टूल ही है। इसमें भी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके पास अगर कोई एक्सेस फंड्स हैं वो आरबीआई के पास रख सकते हैं टू अर्न इंटरेस्ट विदाउट आरबीआई हैविंग टू प्लेज कोलेटरल। सो मतलब आरबीआई कोई भी कोलेटरल नहीं रखेगा, जैसे रिवर्स रेपो में उसको रखना पड़ता है ना, इसमें नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि बैंक्स के पास अगर एक्सेस मनी है तो ऐसे क्यों फ्री फंड में रखे हैं ना, कुछ कमा ही लें उस पर। तो इसलिए सरकार ये आरबीआई लेकर आया था, और ये आपका 5% है अभी। देन आपका आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या उसलिए होता है कि देखो, रेपो रेट तो सर बना दिया आरबीआई ने कि रेपो आप करके रीपर्चेज एग्रीमेंट्स होते हैं बेसिकली ये, कि आप इसमें ना आप रख लो अगर फंड्स की ज़रूरत है। लेकिन एकदम से हो सकता है बैंक्स को ना और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ओवरनाइट बोरोइंग विंडो एक आरबीआई ने उनको एडिशनल दी है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप रेपो रेट से ज़्यादा रेट पे, जिसे एमएसएफ रेट वो कहते हैं, आप ओवरनाइट फंड्स हमसे ले सकते हो, ठीक है। और ये भी आपका क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है ना बैंक्स की, उसमें डिप मारेंगे, मतलब उसमें से यूज़ करेंगे आपका ये पैसा, और बाद में आप उसको रिप्लेनिश कर लो। देन ये भी आपका 5.50 पे रखा गया है। एंड देन आपका फाइनली आता है बैंक रेट। ये क्या है, अगर अब आपको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए आरबीआई से, देखो रेपो अभी हमने देख लिया वो शॉर्ट टर्म है, एमएसएफ आपका ओवरनाइट है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी तो चाहिए होगा ना। सो लॉन्ग टर्म जब आरबीआई फंड्स लेंड करता है या कोई भी बैंक को देता है पैसे विदाउट रिक्वायरिंग कोलेटरल, तो वो बैंक रेट चार्ज करता है। और बैंक रेट भी आपका एमएसएफ रेट और बैंक रेट मोस्टली आपके सेम चलते हैं, 5.50% ही रखा गया। नेक्स्ट इन्होंने जो हाईलाइट्स है वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी हमेशा देखो हर आपके मॉनेटरी पॉलिसी में अपडेट में बताया जाता है। ये क्या होता है बेसिकली आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये कि आपके कितना टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो टोटल आपके जितने भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज एक आपके डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं या सर्विसेज दी गई हैं, उनकी टोटल जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और आरबीआई ने प्रोजेक्शन जो है वो 6.7% कर दी है। इससे पिछली मीटिंग में 6.6 थी, अब उन्होंने भी बढ़ा के 6.7% कर दिया कि उन्हें लगता है हमारी इकोनॉमी बेटर ग्रो करेगी। लास्ट उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन दी है।
सीपीआई है ना, इसको क्या होता है, ये बेसिकली आपके रिटेल लेवल पर प्राइजेस, यानी कि आप और मैं जो दुकान पे जाके है ना रिटेलर से खरीदते हैं, उस लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कितना चेंज आएगा ओवर टाइम, वो आपका सीपीआई बताता है ना। सो ये भी आपके आरबीआई ने कहा है कि 5% रह जाएगी होगी आपका, अगर एवरेज पूरे साल का ये देखें, क्योंकि देखो मंथली सीपीआई डेटा आपका निकलता है। सो उन्होंने कहा कि पूरे आपके फाइनेंशियल ईयर 27 यानी कि आपके अप्रैल 26 से लेके मार्च 27 के पीरियड के लिए 5% रहेगी। ये भी उन्होंने पहले 5.1% प्रोजेक्ट की थी, अब इसको भी इन्होंने कम किया क्योंकि इकोनॉमी उनको लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ईज होगा। ठीक है, सो बेसिकली देखो अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी की देख ली हाईलाइट्स क्या है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, वो भी आपको एग्जाम के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इन डेप्थ हम उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो आजकल ना एग्जाम में स्टैटिक बहुत पूछने लग गए हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बेसिकली आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ना। ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रेपो रेट सेट कीजिए, और ये सेट क्यों किया जाता है, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे हमारी इकोनॉमी में। देखो लेकिन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखनी है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखेंगे, अगर चीज़ों के दाम बढ़ने नहीं जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। तो ना इन्फ्लेशन और आपकी जीडीपी है ना, तो जो ग्रोथ है इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के ऐसा रेट सेट करना, वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जॉब है। चलिए, बना किस एक्ट के अंतर्गत आपकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। आपका सेक्शन 45ZB रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये आपका बेसिकली सेक्शन डाला गया था इस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2016 आपका अमेंड किया गया था इसके लिए, और जून 2016 में फाइनली आपकी ये कमेटी बनाई गई थी फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, मैंडेट क्या रहता है। इसमें इनको कहा जाता है कि आप रेपो रेट सेटअप कीजिए। रेपो रेट हमने देख लिया है ना, जिसपे आपके बैंक्स को आगे पैसा देगी है ना आरबीआई। इसमें क्या है बेसिकली देखो, अगर तो रेपो रेट आरबीआई, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना समझना ज़रूरी है, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, जो भी इनका रेट था उससे पिछले से बढ़ा दिया, अब क्या होगा, बैंक्स के लिए ना आरबीआई से पैसे लेना महंगा हो जाएगा। मानो आज मैं कोई लोन ले रही हूँ 9% पे, कल मुझे 10% में मिलेगा, तो मेरी किश्त नहीं बढ़ जाएगी है ना। वैसे ही बैंकों के साथ सेम होता है, अगर रेपो रेट उन्होंने बढ़ा दिया तो बैंक्स के लिए पैसे लेना महंगा हो जाएगा। जब बैंक्स को महंगे दरों पे मिलेगी तो आगे वो जब आपको लोन देंगे तो वो भी अपना रेट बढ़ा के देंगे। यार उनको तो अपनी कॉस्टिंग निकालनी है ना, वो तो अपनी कॉस्ट कवर करेंगे, एक्सपेंस कवर करेंगे, तो आपके लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, देखो मेरी इनकम तो उतनी ही है, अब मुझे किश्त तो इंस्टॉलमेंट, अगर मानो जो आपका रेशो बन सकता है मैं उतनी इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ, रेट बढ़ गए तो क्या होगा, आपको लोन कम मिलेगा है ना। अब जब लोन कम मिलेगा तो आपके हाथ में पैसा कम आएगा, या लोग कहेंगे यार आगे शायद ना रेट गिर जाए, हम करते हैं ना कभी कभी, आगे शायद रेट गिर जाएंगे तब देखेंगे, तो आप क्या करोगे, आप अपनी डिमांड को कल पे टाल दोगे। तो उससे क्या होगा, आप बाहर जाके मार्केट में कम डिमांड करोगे चीज़ों की है ना। जब डिमांड कम करोगे, क्योंकि आपके हाथ में पैसा कम है लोगों के हाथ में, तो उससे क्या होगा, चीज़ों की जब डिमांड नीचे आती है तो आगे जो कंपनीज हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर है, उनको लगता है नहीं इसकी तो डिमांड है नहीं, उनको भी अपने प्राइजेस कहीं ना कहीं गिराने पड़ते हैं, और उससे आपकी इन्फ्लेशन नीचे आती है, कंट्रोल में आती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। वाइसे वर्सा, मानो उन्होंने रेपो रेट घटाया, ठीक है, अब ये क्यों करेंगे, अगर वो घटाने वाला करेंगे तो ये भी प्रोसेस समझो, उससे क्या होगा, बैंक्स के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे, आगे आपको लोन सस्ते मिलेंगे, आप ज़्यादा अमाउंट ले पाओगे है ना, बाहर जाके ज़्यादा डिमांड करोगे, हो सकता है मैं पहले छोटी गाड़ी ले रही थी अब मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगी। तो उसमें क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो चीज़ें महंगी भी होगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो ये ना एक समझ रहे हो, अगर जीडीपी बढ़ाना है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो डिमांड कम करनी पड़ेगी, जीडीपी कम होगी। तो इसी को बैलेंस तो करना आरबीआई का काम है, और इसी के अंतर्गत ना इन्हें ये भी मैंडेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन आपको 4%, तो देखो एक बिल्कुल उनका परफेक्ट लेवल है, लेकिन एक +-2% का उन्होंने टॉलरेंस बैंड रखा है। यानी कि 4% में +-2% आप इस रेंज में रखो अपनी इन्फ्लेशन, यानी 2 to 6% बोला जाता है कि इसमें इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अभी हमने देखा वो 5% कह रहे हैं इन्फ्लेशन रहेगी, तो यानी कि वो टॉलरेंस बैंड में है। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा है कि मानो अगर ये 2 to 6% की रेंज में इन्फ्लेशन नहीं रख पाते हैं, ठीक है, 3 क्वार्टर्स तक आरबीआई नहीं रख पाता है, तो उनको एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रीजंस क्या हैं और अब आगे आप क्या मेजर्स लोगे।
चलिए इस कमेटी की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 इसमें से आरबीआई के होते हैं जिन्हें इंटरनल मेंबर्स बोला जाता है। ऑब्वियसली आरबीआई के गवर्नर तो होंगे, वो तो हेड भी हैं इस कमेटी के। देन एक आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के उस टाइम इंचार्ज होते हैं। देन एक आरबीआई के ऑफिसर होते हैं जिसे आरबीआई सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है। 3 मेंबर्स जो हैं उन्हें एक्सटर्नल मेंबर्स बोला जाता है, उसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और एक गवर्नमेंट ना सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाती है, वो रिकमेंड करते हैं और उन्हें अपॉइंट किया जाता है। और ये 4 ईयर फिक्स टर्म के लिए रखे जाते हैं ये मेंबर्स, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मोस्टली ये मेंबर्स ना अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। चलिए इस कमेटी की वोटिंग कैसे होती है देख लेते हैं। सो 1 वोट पर मेंबर मिलता है, लेकिन मानो अब 6 लोग हैं, 3-3 वोट आ गए, अब इस केस में क्या करोगे, है ना। अब देखो कोई भी चीज़ है पास, तो मानो रेपो रेट डिसाइड हुई कि 5% है, ठीक है, या जैसे आपकी अभी कितनी है 5.25 है, ठीक है। अब 5.25 उन्होंने कह दिया। अब इसमें ना वोट मानो, ठीक है, अगर तो सब लोगों ने उसके फेवर में वोट दिया तो 5.25 हो जाएगा। अब ऐसे मानो ये हो गया कि 4 या उससे ज़्यादा लोगों को तो देना ही पड़ेगा, तभी मेजॉरिटी आएगी ना, तभी वो चीज़ पास होगी। अब इस केस में ऐसा हुआ कि 3 लोगों ने वोट दिया हाँ में और 3 ने कहा ना, तो उस केस में क्या होता है, जब टाई हो जाती है तो उस केस में जो आरबीआई गवर्नर है उनको एक सेकंड कास्टिंग वोट मिलता है, तो वो जिस साइड कहेंगे उसी साइड फिर आपका डिसीजन लिया जाएगा। और जो भी पॉलिसी डिसीजंस एमपीसी लेता है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं ऑन आरबीआई। और भी चीज़ें देख लेते हैं। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको 4 बार तो साल में मिलना ही मिलना है, लेकिन उससे ज़्यादा बार भी वो मिल ले सकते हैं। और तभी आपकी मोस्टली जो अब चल रही है ना, ये हर 2 महीने बाद मिलते हैं, तो 6 टाइम्स इनकी मीटिंग होती है। देन कोरम यानी कि मीटिंग कंडक्ट होने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। और ना एक साइलेंट पीरियड भी होता है, तो मेंबर्स जो भी हैं ना उनको 7 डेज साइलेंट पीरियड करना होता है। जब भी कमेटी की मीटिंग हो जाती है उसके 7 दिन तक वो कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसके साथ साथ जो भी इस कमेटी की मीटिंग के मिनट्स होते हैं ना, वो जो हैं आपके सारे के सारे डिटेल्ड मिनट्स जो हैं वो पब्लिश करने होते हैं 14 दिन के अंदर आफ्टर ईच मीटिंग, ठीक है। चलिए रोल्स एंड फंक्शंस भी देख लेते हैं एक बार इसके। सो पॉलिसी रेपो रेट तो हमने देख लिया, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना, अभी वही कॉन्सेप्ट है, ये डिसाइड करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को असेस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इकोनॉमी में लेकर आएंगे। इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक तो इन्फ्लेशन को आपका मैनेज करना है विद ग्रोथ, के दोनों चीज़ें आपकी रहे। देखो अगर तो आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमने बहुत अच्छी तरह आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास में इतनी अच्छी तरह ये हमने डिस्कस किया हुआ है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ का बहुत डिटेल में। देन मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस और उसके स्टैंड्स को ये कम्युनिकेट करते हैं टू दी पब्लिक। और ये कैसे हमें इम्पैक्ट करता है मैंने अभी आपको बताया, सेम कॉन्सेप्ट ही है कि आपके इंटरेस्ट रेट जो लोन्स पे रहेंगे कम होंगे बड़े होंगे, वो रेपो रेट डिसाइड करता है। आपकी बोरोइंग कॉस्ट, आपकी ईएमआईज क्या रहेंगी वो इम्पैक्ट होता है। इवन कि आपके सेविंग्स अकाउंट जो एफडी आरडी है उसके रिटर्न्स भी इसी से डिसाइड होंगे, क्योंकि अगर बैंक को ही महंगा पड़ रहा है पैसा लेना तो बैंक आगे आपके भी तो फंड्स पे उसी हिसाब से पैसा देगा ना। then supports economic growth and financial stability and controls inflation and protects purchasing power। purchasing power basically होती है 1 रुपये में मैं कितनी चीज़ें आज खरीद सकती हूँ कंपेयर टू बेस ईयर। सो परचेजिंग पावर भी तो हमें मेंटेन करके रखनी है, नहीं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएं। सो यही था आपका मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेटेस्ट हुई थी, आपकी अपडेट्स क्या थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया इस क्लास में। इसके साथ साथ आप अगर और जानना चाहते हो, आपको लगता है कि बहुत हम अच्छे से समझा रहे हैं और आप गाइडेंस भी एग्ज़ाम के लिए चाहते हो, तो आपके लिए देखो केटेड कोर्स हैं। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम है जिसमें आपके बैंक्स की भी तैयारी हो जाएगी। एंड अगर सिर्फ बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी की, तो बिगनर टू बैंक का कोर्स आपके लिए है। दोनों में आपको आशुतोष सर द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोनों कोर्सेज के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, आप कुछ और जानकारी चाहते हो, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी गिवन है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और जो भी जानकारी आप चाहते हैं आप ले सकते हैं।